नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम लोग बिहार के सहरसा जिला के परसबन्नी गांव में है, जो बनवा इटहरी प्रखंड में आता है और सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। परसबन्नी के वर्तमान में आप कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि और साथ ही साथ भावी विधायक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से रामकुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पासवान जी की कई उपलब्धियां रही है, चाहे गांव में समाज सेवा करना हो या प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक अमले में रहकर देश की सेवा करना हो, या फिर आप कह सकते हैं कि अब चूंकि इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है तो जो आम जनता है इनके क्षेत्र की, उनकी सेवा करनी हो। लेकिन इतना लंबा सफर किस तरह से शुरू हुआ है और रामकुमार पासवान जी ने समाज को क्या उपलब्धि अब तक दी है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। रामकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया है। और अभी पूरे सोनबरसा में अगर कोई घूम रहा हो, मिल रहा हो और रास्ते से निकल रहा हो तो उसको एक ही बैनर दिखता है, रामकुमार पासवान भावी कांग्रेस प्रत्याशी। तो राजनीति तक का जो ये आपका सफर रहा है, बचपन आपका कैसे बीता, पिताजी क्या करते थे, थोड़ा सा अपने बारे में आप ब्रीफ करके जनता को बताएं। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम दिया है, समय दिया मुझे। देखिए, मेरा नाम है रामकुमार पासवान और मेरा जो जीवन है बहुत ही गरीबी में जीवन बीता है मेरा। उस जीवन को मैं याद करता हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ गए थे। अब भी मेरे आँख में आंसू है, मेरे रोए खड़े हो गए। बिल्कुल भावुकता तो हो ही जाती है, क्योंकि जब आपके शुरुआत से अब तक के सफर पर चर्चा हो, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भावुक ना होकर जनता को थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर सके। मेरे माँ पिताजी किसान थे, जमीन जगह थी, यहाँ सिंचाई का साधन नहीं था। मेरे पिताजी बहुत ही हार्ड वर्क करते थे, बहुत मेहनत करते थे। फसल बहुत ही नाम मात्र की होती थी। हम लोगों ने बहुत गरीबी में जीवन बिताया हमने। मेरे पिताजी ने अपना जो है खेती किसानी करके मुझे स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखा। मैंने यहाँ से हाई स्कूल पास किया और गांव से हाई स्कूल पास किया, सलखुआ से। अच्छा, सलखुआ में हाई स्कूल? हाँ, सलखुआ में हाई स्कूल है। और यहाँ से 8 किलोमीटर सलखुआ है। डेली बिना चप्पल के और जाते थे आते थे। संसाधन कोई था नहीं? और कुछ नहीं, मेरे पास साइकिल तक नहीं थी। गरीबी इतनी, हम इतने गरीब थे, हमारे पिताजी कुछ था ही नहीं। मेरे पास चप्पल तक नहीं मेरे पैर में थे, ठीक है ना। तो रोड के किनारे जहाँ घास दूब होती थी, घास होती थी, उस पर चल करके हम लोग आते थे। लेकिन सुबह जाते थे और दोपहर में आते थे, सिर पर किताब रख करके आते थे, धूप से बचने के लिए। गमछा तक नहीं था। लोग कहते थे क्यों पढ़ा रहे हो, इसे मजदूरी करवाओ, काम कराओ, खेती किसानी काम करवाओ। मेरे पिताजी बोले नहीं, मैं अपने बेटे को मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। मैंने हाई स्कूल पास किया, फिर भी बहुत तंगी रही। मैं घर छोड़ के भाग गया कलकत्ता। मेरे मामा जी FCI में काम करते थे, उन्होंने मुझे भेज दिया दिल्ली में। मेरे मामा जी के लड़के FCI में परमानेंट नौकरी करते थे, उन्होंने भेज दिया हापुड़ में टेम्परेरी नौकरी थी, लेबर में हमारा वहाँ हो गया था, मतलब लेबर में हम लग गए। लेबर का काम किया मैंने FCI वर्कर्स यूनियन में लेबर का काम किया। 1-1.5 साल तक हमने जो है वहाँ लेबर का काम किया और DM के खिलाफ नारेबाजी की, और हमने वहाँ बहुत बड़ा काम किया। कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, मैं था हाई स्कूल पास, पढ़ा लिखा। एक राजपूत नेता हमको मिल गए, मेरे गुरु कहिए, उनका नाम था शमशेर सिंह रावत, रहने वाले अलीगढ़ के अधिकारी थे। उन्होंने हमको देख करके उन्हें बहुत ममता आई कि आप तुम कहाँ पढ़े लिखे हो करके इसमें मजदूरी में काम कर रहे हो, बोरी उठाने काम कर रहे हो। तो मैंने कहा सर अब क्या करें, कहाँ जाए, कोई काम नहीं है। बोले ठीक है, देखो ये तुम्हारे ठेकेदार है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, तुम्हारे साथ चोरी कर रहा है, बहुत चोरी कर रहा है। जिस बोरी को उठाने का 17 पैसा था, वो 10 पैसा देता था। मतलब 7 पैसा? हाँ, 7 पैसा खाता था। जिसका 27 पैसा था उसका 17 पैसा देता था। इस तरह से मुझे किताब दिया उन्होंने, रेट लिस्ट दिया वर्क का कि किस काम का कितना पैसा मिलता है। तो मैंने उस लिस्ट को पढ़ करके, और जो वर्कर्स यूनियन के नेता थे दिल्ली में बैठते थे, हरिद्वार प्रसाद सिंह, उनको जाके जब बताया तो मुझे धमकियां मिलने लगी कि इसको जान से मार देंगे, इसने सबको लेबर को बता दिया है।
लेकिन मैं डरा नहीं, मैं संघर्ष करता रहा। मुझे काम से निकाल दिया ठेकेदार, मुझे काम से निकाल दिया। मैं ट्यूशन पढ़ा करके काम करता था, लेकिन मैं संघर्ष करता रहा, मैं उसके खिलाफ बोलता रहा। आखिर में क्या हुआ कि भर्ती चल रही थी, 19 सितंबर की बात थी। हमको शमशेर सिंह रावत साहब ने कहा कि राम कुमार तुम छोड़ो इस चीज़ को, नारेबाजी को, यार कुछ नहीं रखा हुआ है, पीठ पर काहे पूरी ढो रहे हो, अरे सिपाही भर्ती हो जाओ, मैं तुम्हें जो है भेजता हूँ वहाँ मेरठ। साहब मेरे पास पैसा नहीं है, उन्होंने 400 रुपये दिए, बोले जाइए आप, और पैसा कम हो तो मुझे बताना। जा करके मैं लाइन में लग गया, रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट में पास हो गया। डिप्टी एसपी ने कहा कि बिहारी तू कहाँ से टपक बड़ा, तो राइटिंग बहुत बढ़िया है। तो मैं चुपचाप सुनता रहा, मैंने क्या करा, फिर उस बार रेस हुई, मैंने रेस क्वालिफाई किया। मेडिकल तक में मेरा दूसरा नंबर था, मैं भर्ती हो गया सिपाही में। ट्रेनिंग में चला गया, मैं बरेली ट्रेनिंग करके आया। मैं 9 साल तक जो है भारत तिब्बत बॉर्डर सीमा पर रहा मैं। अच्छा, आर्मी के साथ था, फोर्स उत्तर प्रदेश का, लेकिन आर्मी के साथ अटैच था। आर्मी को गाइड करने का काम हम लोग करते थे, हमारा फोर्स। तो हम उसके सारी सुविधाएं आर्मी जैसी थी। हम चाइना बॉर्डर पर रहते थे, तिब्बत बॉर्डर पर रहते थे। 18,000 की हाइट पर हम गए, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन जो है हम कभी डरे नहीं। हम लोग हर महीने जो है हम रेकी करते थे, पेट्रोलिंग करते थे। मुझे बड़ी खुशी होती थी बॉर्डर पर जाकर के। मैं एक मोंडेखा जो है उसको हमने पार करके, लोग मुझे डांटते थे क्यों जा रहा, नया लड़का था मैं, लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं देखूंगा उधर क्या है। दबी हुई जमीन है, उधर पठार है, चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ। ठीक है साहब, वहाँ से जो है 1990, 92, 95 तक में वो फोर्स टूट गया। फोर्स यूपी सरकार ने अपना फोर्स विड्रॉल कर लिया और पीएससी में हम हो गए। पीएससी में उनको मर्ज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया पीएससी में। पीएससी में करने लगे, फिर हमने इंटर पास किया, बीए पास किया। 2006 नौकरी रहते हुए आपने जी हाँ पढ़ाई की। मैं यहाँ हाई स्कूल पास किया, वहाँ इंटर किया, बीए किया मैं। तो 2006 में मैं हवलदार बन गया जी। 88 में मैंने बन गया था मैं लेसनायक का। अच्छा। परीक्षा दिया था, मुझसे 10 क्वेश्चन पूछा था उन्होंने बिहार के बारे में। उसमें कर्पूरी ठाकुर थे मुख्यमंत्री, और 88 में जो बाढ़ आई थी, 80 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उसके बारे में पूछा था। बहुत सारे सवाल पूछा था, मैंने सब जवाब दिया था। मेरा प्रमोशन हो गया था 1988 में, 1 फीटी मिला मुझे जी। हाँ, 2006 में मुझे सिविल का मैंने एग्जाम दिया, उसमें पास हो गया मैं। पास होने के बाद उसमें 50 लड़के थे, उसमें से 3 लड़के को सिलेक्शन हुआ, एक मेरा हुआ, 2 लड़के और थे उसमें। जी हाँ, इतना हार्ड होता। मैं सिराने में किताब लेके बैठता था, सुबह 4 बजे उठते ही मैं किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देता था। अखबार पढ़ना मेरा डेली काम था। वह हमारी नाराज हो जाती थी, इतना अखबार क्यों पढ़ते हैं। अखबार पढ़ने से मेरा नॉलेज बढ़ा, और मैं इंटरव्यू करने के बाद जो है 2006 मेरा प्रमोशन हो गया, हवलदार बन गया। हवलदार के बाद जो है एसआई बना मैं। एसआई बनने के बाद जो है मेरी पोस्टिंग हो गई, मुरादाबाद में रही। सब इंस्पेक्टर बने, सब इंस्पेक्टर जी हाँ, सब इंस्पेक्टर बना मैं। पोस्टिंग हमारी वहीं कर दी, क्योंकि कोई सोर्स नहीं, कोई सिफारिश नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई अच्छा जिला, कोई अच्छी जगह नहीं मिली, मैंने कभी चिंता नहीं किया। मेरा बेटा भर्ती हो गया, मेरा दामाद भी भर्ती हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो ठीक चल रहा था। उसके बाद जो है मैं पूरी सर्विस मैंने पीएससी में काटा। पीएससी का मतलब हुआ प्रोविंशियल आर्मर्ड कांस्टेबलरी। ये आर्मी पैटर्न पर काम करती है पीएससी बल। उत्तर प्रदेश पीएससी है ये, यूपी सरकार की है, यूपी पीएससी का, आप लोग जानते भी होंगे। फिर एमए का मैंने जो है फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया। मेरे पास फुल चार्ज आ गया 2016 में। मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत वर्क का लोड बहुत पड़ा, और वैसे भी वफादार आदमी, मैं कभी काम से चोरी नहीं करता। उसके बाद जो है 2021 में मैं इंस्पेक्टर का, मुझे फरवरी मेरा प्रमोशन होने वाला था, फरवरी में, मार्च में बिल्कुल फरवरी में जो है, मार्च में उसका पंचायत चुनाव शुरू हो गया, प्रमोशन रोक दिया। मेरा 1 नंबर पर था मेरा। अब वहाँ से जो मैं डिप्टी एसपी का वो मिल रहा था मुझे वेतन, हाँ वेतन मिल रहा था, पर 1 नंबर मेरा नाम था, लेकिन नहीं पाया। मैं रिटायर हो गया। मैं रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया तो उस समय चुनाव का माहौल था, पंचायत चुनाव का। मतलब आप जो है
पोस्टेड कहाँ थे इंस्पेक्टर जो रिटायर्ड हुए आप? हाँ, 1 साल में मुरादाबाद में रहा हमेशा में। हाँ। और बरेली में रहा, सीतापुर में रहा 6 महीने। अच्छा, यूपी सीतापुर में रहे। जी जी। बरेली में रहा कुछ दिन। हाँ। सीतापुर में रहा। हाँ। और पूरी सेवा मुरादाबाद की है। हाँ। और उसके बाद 1 साल में रहा वहाँ संभल जिला में। जबरदस्ती मुझे भेज दिया बिल्कुल। संभल में, जाना नहीं चाह रहा था। हाँ। लेकिन नहीं, जाना पड़ेगा। कब की बात है? ये 2020 की बात है। 2020 में उन्होंने भेज दिया मुझे। हाँ, संभल का मेरे हिसाब से बहजोई शायद। बहजोई पोस्टिंग थी हमारे, मुख्यालय बहजोई है। मुख्यालय है। मुख्यालय बहजोई है। नाम संभल है, जिले का नाम संभल है, मुख्यालय सारा काम वही होता है। एसपी साहब वहीं बैठते हैं। सारा काम मुख्यालय से वहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की। गांव से आप कह रहे हैं पैरों में चप्पल नहीं होते थे, 8 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे, वापस आते होंगे और वहां से फिर घर से भाग गए। उसके बाद जो है घर से भागने के बाद किस्मत ने एक तरह से कह सकते हैं कि आपको रास्ता दिखाना शुरू किया और जाहिर सी बात है हाथ नेताजी का रहा, जो शमशेर सिंह जी का। मैंने कहीं कोई पैसा नहीं खर्चा, भर्ती में पैसा खर्चा किया, नहीं प्रमोशन में किया। अपना मेहनत पर, अपना ईमानदारी पर। जुनून जो है वो बरकरार रहा। उसके बाद गांव आया, पंचायत का चुनाव जीत जाते हैं आप। देखिए, पंचायती राज चुनाव जो अधिनियम लागू हुआ 2001 में, उस समय भी मैं छुट्टी लेकर आया और मैं अपनी छोटे भाई की पत्नी को, वो सीट थी उसी महिला सीट थी। महिला पंचायत समिति की। जी जी। उसमें इसको जीत मिली। मैं जब भी आता था समाज के लिए काम करता था। मैं कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मैं अपना पैसा खर्च करता था। समाज की नज़रों में जो है मैं कभी पीछे नहीं हटा, समाज के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। शादी हो, विवाह हो। कौन सा ये टर्म, मतलब जो आप मुखिया जीते हैं, ये फर्स्ट टाइम है या? नहीं, 2001 में पंचायत समिति की चुनाव जीती। हाँ। फिर जिला परिषद। हाँ। फिर उसके बाद ये 2021 में चुनाव हुआ है। जिला परिषद का चुनाव आप लोग हार गए। हाँ। और उसके बाद ये 21 का चुनाव जो है, मतलब पंचायत समिति से शुरू हुआ। हाँ। राजनीति में प्रवेश और अब जाके जो है मुखिया मैं आया 2021 में। हाँ। और पंचायत वो शुरू हो गया, प्रचार शुरू। लोगों का एक तरह से देखिए प्यार तो मिलता ही है। जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो गांव के लोग और समाज के लोग एकत्रित होकर और सपोर्ट करते हैं कि आप आगे कीजिए। बहुत सारी हुकूम की आपने आवाज़ उठाई। जहां आपका घर है, इस जगह हम लोग पहले भी आए थे, इस बार भी आए हैं। काफ़ी साफ सुथरी सड़क, यहाँ तक आने से लोग डरते थे और आज 4 व्हीलर से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि इतनी सारी परिस्थितियों के बाद आप प्रशासनिक सेवा में रहे। आपने कहा कि जो आंदोलन था वो आपने वहाँ एफसीआई के खिलाफ चलाया। राजनीति में आपने प्रवेश कर लिया है और मैंने शुरू में कहा था कि सोनबरसा विधानसभा अगर आप घूमते हैं तो बैनर पोस्टर आपको रामकुमार पासवान साहब के जरूर दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी से ये टिकट मांग रहे हैं। तो कैसे सोचा आपने सेवानिवृत्त होने के बाद कि अब राजनीति में एंटर, मतलब क्या कुछ समझ में आया, किसने आइडिया दिया? राजनीति तो हर जगह है। हाँ। पुलिस में भी राजनीति है जी, फौज में भी राजनीति है। वहाँ दबी हुई राजनीति है। ठीक है ना, वहाँ आवाज नहीं उठती, आवाज नहीं उठती। अंदर खाने जो है, ऐसे मान लीजिए मैं पासमन हूँ। हाँ। तो मुझे कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली। जो मुझसे जूनियर थे उनको अच्छी पोस्टिंग मिल गई। कोई बात नहीं है। मुझे पदक मिलना था। 3 बार मेरा नाम गया पदक के लिए, सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए। 3 बार जो है मेरा नाम काट करके एक ब्राह्मण को दे दिया, उसने पदक दे दिया उसको। तो राजनीति हर जगह हो रही है। तो राजनीति से मेरा बड़ा दिलचस्पी रहा। जब मैं पढ़ता था तभी मेरा दिलचस्पी रहता था। अब मैंने देखा वहाँ राजनीति हो ही रही, खूब हो रही राजनीति। देखिए बहुत गंदी राजनीति हो रही है। जातिवाद चरम सीमा पर था वहाँ। हम चुपचाप अपना नौकरी करते रहे, आगे बढ़ते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बाहर के आदमी हैं। हमने कहा यहाँ पंगा लेना ठीक नहीं है। तो हम अपना नौकरी करते रहे, ईमानदारी से काम किया हमने। और जहाँ 18 घंटे ड्यूटी है 20 घंटे ड्यूटी करके आया हमने, लेकिन ड्यूटी कम नहीं किया, मक्कारी नहीं किया। अधिकारियों ने जो ड्यूटी दी उसको मतलब पूरी तरह ईमानदारी से निभाया मैंने, जिसका परिणाम कि मुझे प्रमोशन मिलता गया। मिलता है। मेरे रिकॉर्ड भी अभी इतना साफ सुथरा रिकॉर्ड है, मैं कहता रहा हूँ। मैं कम से कम 50 रिकॉर्ड है मेरे रिकॉर्ड में, सीआर में, है ना।
50-70 रिकॉर्ड होंगे। तो फिर इधर सोनबरसा में सोनबरसा जब हम आए प्रवेश तो कैसे संजोग से मिल गया, वो चुनाव मिल गया, वो पंचायती चुनाव मिल गया। और उसमें छोटे भाई की पत्नी जो है खड़ी हुई मुखिया से, और हमने प्रचार प्रसार किया। लोगों ने हमको अच्छे कैरेक्टर की वजह से, अच्छे आदमी की वजह से लोगों ने हम पे भरोसा करके वोट दिया उसको, और 2200 वोट मिला, 2250 वोट मिला उसको, देख ली। और फिर मैं पीछे लौट के देखा ही नहीं, और फिर मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा वहाँ भी जनता की सेवा किया हमने। वहाँ भी देखिए मैंने कभी लोभ लालच नहीं किया। मैंने 10 लड़की को मैंने जल्लाद के चंगुल से छुड़ाया मैंने, और 10 मजदूर को मैंने पैसा दिलाया, अपना पैसा खर्च करके ठेकेदार से पैसा दिलाया मैंने। 10 उसका मिसाल मेरे गांव के हैं, प्रियनगर के मेरे गांव के हैं लड़कियां हैं जो यहाँ से बाका में आकर के भाग गई थी, मैंने मुरादाबाद में उसे पकड़ लिया उसको। इतना अपने हमारे आदमी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे साथ के, हम लेकिन ड्राइवर जो है ऐसा ही, पूरे ट्रेनिंग सबकी होती है सीतापुर में ही, इसलिए एक दूसरे को जानते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी मुझे जबरदस्ती रखा गया, इससे और लोग जान गए मुझे। 3 बार मुझे ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, 3 बार भेजा गया। अच्छा राम कुमार जी, हमने आपके जीवन पे प्रकाश डाला है, तो एक सवाल और ये भी रहता है कि आपने कहा कि प्रशासनिक स्तर और राजनीति, और उसके बाद आप आते हैं अपने गांव रिटायरमेंट के बाद, और फिर जो है राजनीति की सोचते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को आपने ज्वाइन किया। देखिए कांग्रेस ही क्यों? बहुत अच्छी बात आपने कही। आप भाजपा है, अन्य दलें हैं, कांग्रेस में क्या आपको लगा कि बेहतर कर सकते हैं वो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। देखिए भाजपा तो जातिवादी पार्टी है, तो कन्फर्म है, और जुमलेबाज प्रधानमंत्री कितने झूठ बोलते हैं, शर्म आती है उस सुन करके कि 40 साल मैंने भीख मांगे खाया, एक जगह 35 साल भीख मांगे खाया। अरे हमें ये मतलब पता झोला लेंगे चल देंगे, झोला उठा चल देंगे, बहुत सारे जुमलेबाजी। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या गृह मंत्री जी जो है वहाँ खड़े होकर के बेइज्जती करते हैं, उसका बाबा साहब का अपमान किया, कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। अब देखिए मणिपुर में कितना नंगा नाच हुआ है, अपनी मन की बात तो करते हैं। अब तो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी गए मणिपुर। हाँ, अब देखिए प्रधानमंत्री जी के पता नहीं किसी ने कह दिया कुछ माँ को, तो हम तो कह रहे हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ किसी की भी हो, किसी के माँ के साथ गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अगर कुछ कहा है तो गलत कहा है, जो भी आदमी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, किसी का हो, बता रहे भाजपा का है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी तो शोभा नहीं देता है कि राहुल गांधी जी की माँ को बोला, जर्सी गाय बोला, क्या क्या ने कह दिया, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोल दिया, और भी बोला उन्होंने। ऐसे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। आप ऐसे मतलब आपको बीजेपी की राजनीति पसंद नहीं है, मोदी जी की पसंद नहीं है? कल मैं देख रहा था, भागवत जी जो है, मोहन भागवत जी, RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी किसी मंदिर में गए, हवन हुआ। हवन करने के बाद पंडित जी ने कहा उनसे दक्षिणा मांगा। बोले क्या चाहिए? बोले दक्षिणा में हमको जो है आरक्षण समाप्त करने का वादा करिए आप। बोले यार कितना बढ़िया, मोहन भागवत जी बोले यार ये तुम क्या कह रहे हो भाई, कितना बढ़िया ये सब कथा होता हुआ और तुम इस तरह की बात कर रहे हो। तो उठ करके चले गए। तो अब भी देखिए जातिवाद जो है ना इतना है, बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में देखिए बहुत ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, उत्तर प्रदेश में देखिए एससी का जो रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अरे जातिवाद इतना है, इतनी गरीबी है, आप जातिवाद है बहुत ज़्यादा, गरीबी बहुत ज़्यादा, उसमें कोई बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करता। और कहीं ना कहीं कांग्रेस, मैं अब आ रहा हूँ कांग्रेस की बात पर। देखिए हम कांग्रेस में क्यों चले गए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए संविधान के साथ एक हमें देश में ऐसे नेता मुझे दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी जी कि संविधान के पक्ष में खड़े हैं, आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं, गरीब अमीर मजदूर किसान विद्यार्थी सबके लिए काम करने के पक्ष में खड़े हुए। तो हम ऐसे आदमी के साथ में जाएंगे। हम जो हमने पार्टी चुना कांग्रेस का, हालांकि पार्टी हमारी कौन बहुत
सलाउद्दीन साहब थे तभी से मेरे पिताजी उनके साथ उन्होंने वोट दिया। केसर साहब आए तो हमने वोट दिया उनको। केसर साहब चले गए, लोजपा में चले गए, कहाँ चले गए वो, है ना। तो तब भी हम लोग कांग्रेस छोड़ करके कहीं नहीं गए हैं। अब तो और हमारा व्यक्तिगत हम कहिए हमको, मैं कितनी प्रशंसा करूं राहुल गांधी जी की, मैं कह नहीं सकता। देश में एक ऐसे नेता हैं जो समाज के विकास की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने जो है पलायन रोको नौकरी दो, ये सवाल पर आए नहीं आए वो हैं। काफी मिशन चलाया उन्होंने, कहाँ से कहाँ तक पदयात्रा किया। उसके बाद स्मार्ट मीटर का विरोध किया। उसके बाद देखिए कि ये वोट कहा गया है 65 लाख जनहित के जो मुद्दे उठे और खासकर जिसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उठाया, उससे आप प्रभावित हुए? मैं बहुत भारत जोड़ो यात्रा के समय से। बिल्कुल मैं बहुत प्रभावित। और आपने सोचा कि क्यों ना अगर राजनीति में एंटर करना है तो कांग्रेस के। देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री से मांगा कि 8,800 करोड़ रुपए जो SC ST के लिए जो बजट पास हुआ था वो पैसा कहाँ है? वो पैसा दिखाइए आप, उसका खर्चा का हिसाब दीजिए ना भाई, आपने कहाँ खर्चा किया। ये सब बात हमारे 143 MP हैं बैठे हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई प्रधानमंत्री से, सरकार से पूछने के लिए कि ये 8,800 करोड़ रुपए कहाँ चला गया। चलिए बहुत ब्रीफ में हम लोग गए और आपके कुल मिला के जो विचार है वो हमने दर्शकों को बताया। वर्तमान जो परिस्थिति बन रही है पूरे सोनबरसा विधानसभा में, अब आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मुझे लगता है कि 80% जनता जो है वो जान चुकी है कि भाई रामकुमार पासवान कौन है। और जिस हिसाब से आप क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, अभी हालांकि फाइनलाइज करना है टिकट उकट का पार्टी को, क्या लगता है आपको, क्या भरोसा है कि जिस पार्टी का झंडा आप ढो रहे हैं वो पार्टी यहाँ से आपको दावेदारी सौंप सकती है? मुझे तो पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, हमारे ऑब्जर्वर यहाँ बैठे हुए हैं, कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग देख रहे हैं कि रामकुमार पासवान के अलावा और कोई प्रचार प्रसार कर ही नहीं रहा है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। 2021 से मैंने ज्वाइन किया तो मैंने झंडा लगाना शुरू किया और प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। मैंने एम बना लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने उसी हिसाब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। पार्टी को चरम सीमा ऊपर तक मैं पहुंचाया हूँ, है ना, कांग्रेस पार्टी को ऊपर तक पहुंचाया हूँ। बाकी लोग जो है ना, देखिए एक है तानी ऋषिदेव, उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं उसके विधायक के, बिल्कुल, और 2 बार ही जिला परिषद चुनाव हार चुके हैं, 2 बार। 5वां स्थान मिला है उसको। वो तो पार्टी के नाम पर उसको वोट मिल जाता है। चलिए बहुत लोग हैं, नाम किसी ने लेना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि राजद में है, कूद के आ गए कांग्रेस में, फिर कूद के चले गए राजद में, है इस तरह से ड्रामा कर रहे हैं। उनकी आदत है कि एक पैर से दूसरे पैर। हाँ, पता चला कि पहले राजद में थे, पता चला कि कांग्रेस की सीट हो रही है, तो फट से कूद कर कांग्रेस में आ गया और ऑफिस में आना जाना शुरू कर दिया और बायोडाटा वहाँ जमा कर दिया, है ना। उसके बाद फिर पता चला कि कांग्रेस सीट नहीं हो रही है, राजद की हो रही है, तो वो राजद में चला गया, फिर दोबारा राजद में चला गया। वो तो पार्टी के नेता देख रहे हैं। तेजस्वी जी का अगुवाई करने लगे, बैनर पोस्टर सब लग गया। नहीं चलिए, आपके दल के नेता हैं, अगुवाई तो कोई भी कर सकता है महागठबंधन। नहीं, वो राजद के हैं ना। बिल्कुल, महागठबंधन में शामिल जो हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है। जब हम लोगों को सबका सहयोग नहीं, जब हम लोग तो नहीं गए उसमें, हमें निमंत्रण नहीं था, हमारे पार्टी का आदेश नहीं था वहां से। हम जब भी हरकत करते जब पार्टी का आदेश होता है, बिल्कुल ऊपर से जो संदेश ऊपर से, हाँ, मीटिंग के बारे में। बाकी तो हम प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, जनसंपर्क हमारा शुरू है, ये अभियान चल रहा है जनसंपर्क का। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के जो मीटिंग होगी उसके लिए आदेश आता है, तो उसके लिए कोई आदेश नहीं था, न जिला से कोई न मुझे आदेश मिला, न मैं गया वहाँ। अच्छा रामकुमार जी, मेरा जो सवाल है वो ये था कि क्या आपको लगता है जिस हिसाब से आपने मेहनत किया है
उसका मेहनतनामा पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बार आपको देने जा रही अब है। देखिए, थोड़ा मिस कर रहे हैं आप उस क्वेश्चन को। मुझे पार्टी- लगता है कि आप खुल के नहीं बोलना चाह रहे पार्टी हैं। आला कमान के पर डिपेंड करता है। मेरा काम है पार्टी का झंडा उठा करके प्रचार प्रसार करना। माय बहन योजना का फॉर्म बांटा, घर घर अधिकार का फॉर्म बांटा। हम हाँ, लगातार आप घूमते लगातार रहते मैं हैं घूम ही रहा हूँ। बाकी लोग जो है इस विधानसभा से बाहर के हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, सबके पास साधन नहीं इतना। मैं तो पहले से अपना गाड़ी घोड़ा लेकर के तैयार बैठा हूँ। अब पार्टी आला कमान का जो आदेश में लगा उस हिसाब से काम करेंगे। मेरा काम है पार्टी का प्रचार प्रसार करना, झंडा ढोना और झंडा ढोते ढोना। रहेंगे। बाकी पार्टी के ऊपर डिपेंड है क्या करेगी पार्टी, किसको टिकट देगी, कैसे होगा, ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड अच्छा करता है। राम कुमार जी, आपको सबसे अधिक, चूंकि राजनीति में आने के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, जिस नेता की छवि आपको सबसे अच्छी लगती हो वो कौन है? नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं आप, राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो करते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के बराबर कोई नेता नहीं है। अब मोदी जी को मैं कैसे मानूं, इतने झूठ बोलते हैं। अरे वो लड़की को जो है हाथरस की बेटी को उसने दिया था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ? कितने रात में दाह संस्कार कर दिया गया, रात में पेट्रोल डाल के उन्हें जला दिया। और वहाँ के जो उनके जो रिश्तेदार थे, जाति के लोग थे, सब उस अपराधी के पक्ष में खड़े हो गए, धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं बोला। मणिपुर में 2-2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया। कहाँ चले गए थे भाई आप, क्या कर रहे थे? तो ये तमाम चीजें हैं राहुल गांधी दूसरी बात को। देखिए, मैं कहने में ना, राहुल गांधी जी एक ऐसे हैं कि कभी जाति बोलते हैं धर्म वो की करते राजनीति हैं। नहीं करते, मंदिर मस्जिद राजनीति नहीं करते वो, है ना। जाति बिरादरी रोजगार की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। तो इसलिए हमको वो सबसे अच्छा जो लीडर है इस समय, जो नेता हैं, जो जननायक हैं, राहुल गांधी जी मुझे नजर आते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल राम कुमार जी, कि अगर मान के चलिए पार्टी ने आपको टिकट दिया और जनता यहाँ का आपको समर्थन देके विधानसभा भेज देती है, तो क्षेत्र तो आप पूरा घूम चुके हैं, सबसे पहला आवाज जो सदन में आप उठाएंगे वो क्या होगा? क्या मांगेंगे आप वहां से सोनबरसा की स्थिति को देखते हुए विकास के लिए? सबसे पहले जो है हम मांग करेंगे कि जो किसानों की जो समस्या है, इनकी फसल का इनको मुआवजा सही सही मिले। जो खाद बीज जो महंगा हो जाता है, ये नहीं होने देंगे हम, चाहे कुछ भी करें। हम सदन में आवाज़ उठाएंगे, सड़क तो लड़ेंगे, हम यहाँ आवाज़ उठाएंगे। और तीसरी बात जो है, जो मुसहर समाज है, जो सादा समाज है, उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। देखी नहीं जाती, आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। बाप रे, भेड़ बकरी की तरह वो जीवन यापन कर रहे हैं। गांव से रोड पर आने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है, डेड बॉडी को जलाने के लिए शमशान घाट नहीं है। कितनी दिक्कत बात है यार। उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार नहीं दे पा रही है। सरकार के पास तो प्राविधान है, लेकिन जो करने वाले हैं वो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं भले ऐसे सर उड़ के मर जाएंगे ये, नहीं। अने इतनी सड़े हुई जिंदगी जी रहे हैं वो, सादा समाज बहुत ज़्यादा। तो ये 3 आपका प्राइमरी मुद्दा है। अगर चले गए सदन तो ये उठेगा, बिल्कुल। तो देखिए, रामकुमार पासवान जी के जीवनी को आज हमने दिखाने का प्रयास किया और ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिर इनकी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी के अलावा, कांग्रेस जो घोषणाएं कर रही है, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, उसके अलावा रामकुमार पासवान जी क्या सोच रहे हैं। इन्होंने सादा समाज का नाम लिया और हकीकत भी ये है कि उन्हें 3 डिसमिल जमीन देना था और उन्हीं के समुदाय के यहाँ के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, रत्नेश सादा, मद निषेध मंत्री है वो, और वो प्रयास तक इस पर नहीं किए हैं, मुहिम तक इस पर नहीं छेड़े हैं। अगर आप उस समुदाय के गांव में, उस समुदाय के टोले में चले जाए तो आप हकीकत मानिए कि आपको वहां खड़ा आप नहीं रह पाएंगे। आप वहां से जल्दी निकलना चाहेंगे, क्योंकि गंदगी इतनी होती है, रहने का जगह नहीं है। रास्ते पर आपको खुले में, भले ही ODF मुक्त कर दिया गया हो क्षेत्र को, लेकिन खुले में शौच को मजबूर वो लोग आज भी हैं। तो जो धरातल की स्थिति है उसको वही समझ सकता है जो क्षेत्र में रहता है और क्षेत्र में घूमता है। तो आवश्यकता है
कि सभी पार्टी अपने अपने सर्वे करा रही है, कांग्रेस ने भी सर्वे कराई होगी और अधिकतर जो चांस बनता है सोनबरसा का वो कांग्रेस पार्टी की ओर ही बनता है। ऐसे में रामकुमार जी को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ है और इन्हें विधानसभा में चुनावी मैदान पर उतारा जा सकता है सोनबरसा से। रामकुमार जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे सवालों को लेकर भावुक भी हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि जीवनी जानना बहुत जरूरी होता है, आखिर में आप जनता जनार्दन को क्या मैसेज देंगे? मैं जनता जनार्दन, क्योंकि सबसे बड़ी मालिक वही है, सबसे बड़ा मालिक जनता है, सबसे बड़ा मालिक जनता है। जनता जनार्दन से मैं यही निवेदन करूंगा, अगर मुझे पार्टी ने मुझे अगर अवसर दिया तो ये चुनाव में जनता के लिए ही लड़ूंगा, जनता के लिए ही काम करूंगा। मैं अपने लिए नहीं, अपने जेब भरने के लिए। पार्टी को जनता काम करेंगे, सरल रहेंगे, बिल्कुल एकदम परसबन्नी से लेकर के सोनबरसा से लेकर के पटना तक का जो है दरबार खुला रहेगा। आइए जाइए, समस्या बताइए, मेरे लायक समस्या हल करेंगे, नहीं तो सरकार के पास हम समस्या रखेंगे इनकी, और मैं इनके लिए काम करूंगा। अपने आप पार्टी मजबूत होगी। पार्टी के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना। मैं मक्कारी कतई नहीं करूंगा। ये चुनाव मैं जनता के लिए लड़ूंगा मैं, अगर मुझे अवसर मिल गया तो, ठीक है ना, पार्टी के लिए और जनता के लिए काम। बिल्कुल, तो जनता के लिए काम करना प्राथमिकता इनकी है और सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि जिस तरह से दूसरे नेता जो हैं उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो इनके तीनों दरवाजे खुले रहेंगे। जो इनका पैतृक निवास जमाल नगर पंचायत के परसबन्नी में है, यहाँ भी, इसके अलावा सोनबरसा में भी एक कार्यालय बनाएंगे, वहाँ भी लोगों से मिलेंगे। और चूंकि राजनीति पटना से होती है, सदन में इन्हें जाना होगा, तो पटना के आवास पर भी सोनबरसा विधानसभा सहरसा जिला के लोग वहाँ पर इनसे कभी भी किसी भी समय मिल सकते हैं। उम्मीद है रामकुमार पासवान जी की जीवनी से आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला होगा और आप इनके प्रति सोच भी सकते हैं कि इन्हें जो इनकी काबिलियत है, जो इन्होंने अब तक काम किए हैं, उस हिसाब से इन्हें समर्थन की आवश्यकता है। समर्थन आप लोग जरूर करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।